आज हम कविता पढ़ेंगे एक तिनका। लेखक हैं हरिओद जी। आपसे पहले हमने पढ़ा एक बूंद कविता, लेखक थे हरिओद जी। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हरिओद जी किस काल के कवि हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, हरिओद जी द्विवेदी काल के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय लिख रहे थे। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि द्विवेदी काल है सन 1900 से 1918, कुल 18 साल का। और इसके जो कर्णधार हैं, सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, सबसे मुख्य लेखक हैं, वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाकी जो कवि हैं वो हैं, एक तो स्वयं हरिओद जी, एक है मैथिली शरण गुप्त, एक है श्रीधर पाठक। तो हरिओद जी की पहली कविता हमने देखी थी एक बूंद। कविता का मूल भाव था उपदेशात्मकता, उपदेश देना। इसमें लेखक ने बताया था कि किस तरह से घर का छोड़ना इंसान को मोती जैसा बना देता है। एक बूंद आसमान से निकलती है और मोती बन जाती है। वैसे ही एक इंसान अगर अपने आसमान यानी अपने घर से निकले और बाहर अच्छे काम करे, प्रयास करे, मेहनत करे और कुछ भाग्य का साथ दे, कुछ भाग्य का साथ हो, तो इंसान मोती जैसे बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका वैभव दुनिया में फैल जाता है। हमको घर से छोड़ने से डर नहीं होना चाहिए, ये उपदेश है। कविता में मानवीकरण अलंकार भी है। आज की कविता है एक तिनका। यह भी पूरी उपदेशात्मक कविता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े के लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठ ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका ही बहुत है इंसान के लिए, क्यों ऐंठे हो। आइए कविता शुरू करते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। मैं कौन है? ये मैं कौन है? ये मैं लेखक है। ये मैं लेखक है। ये ऐसे क्यों लिख रहा है मैं? क्या ये रियल में लेखक ही था क्या? हाँ, ये लेखक ही था। ये एक लिखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं आत्मकथात्मक शैली। इसको क्या बोलते हैं? आत्मकथात्मक शैली क्या होती है ये? यानी इसमें लेखक खुद को रखता है रचना के बीच में। जैसे आप कहानी पढ़ सकते हो या कोई उपन्यास निबंध पढ़ सकते हो, जहाँ मैं आता है, लेखक कहता है मैं ये किया, मैंने वो किया, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो जहाँ मैं आ जाए उसको बोलेंगे आत्मकथात्मक शैली। तो इस कविता की पहली ही विशेषता है आत्मकथात्मक शैली। हो सकता है ये लेखक, ये कौन है? ये पढ़ने वाला पाठक भी मैं हो सकता है, ये लिखने वाला लेखक भी मैं हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि लेखक के साथ ऐसा घटना घटित हुई हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि लेखक के साथ रियल में उसकी आंख में कोई तिनका गया हो। ये उसकी कल्पना भी हो सकती है, बिल्कुल ये उसकी कल्पना भी हो सकती है। ये लेखक की कल्पना भी हो सकती है 100%। लेकिन ये लिखने का एक तरीका है जिसमें मैं को बीच में रखा जाता है, तो इसको बोलेंगे आत्मकथात्मक शैली। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कहाँ खड़ा था लेखक? मुंडेर पर। मुंडेर क्या होती है? मुंडेर अब तो नहीं होती, पहले किलों में होती थी, हवेलियों में होती थी। मुंडेर छत होती है, छत के ऊपर किलों में, फोर्ट्स में, हवेलियों में बड़ी सी चौड़ी सी दीवार होती थी एक। छत के ऊपर जैसे अपने दीवार बना देते हैं ना कि कोई गिर नहीं जाए, वैसे एक चौड़ी सी दीवार होती थी। उसको बोलते थे मुंडेर, उसको बोलते थे मुंडेर। तो इसको आप बोल सकते हो, छत के ऊपर एक चौड़ी सी बड़ी सी दीवार होती थी, उसको मुंडेर बोलते थे।
छत के, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, इसको साफ करते हैं। छत के ऊपर एक दीवार नुमा संरचना जो चारों तरफ होती है, एक दीवार नुमा संरचना जो छत के चारों ओर बनाई जाती थी, बनाई जाती थी। आप समझ गए होंगे। अब आप इस तरह से समझो, आजकल अपने छत पे जो दीवार होती है ना, कि कोई गिर नहीं जाए, ऊपर बना देते हैं 2 फीट की, एक 3 फीट की, 2-3 फीट की, वही मुंडेर है। पहले चौड़ी होती थी कि लोहा हवेलियों में होती थी, अब हमारे तो मकानों में छोटी सी होती है, एक पतली सी, तो आप उस पर खड़े नहीं हो सकते। पहले वो 3-4-5 फीट तक चौड़ी बनती थी किलों में, तो उस पर खड़े हो जाते थे, खड़े हो सकते थे। और किसी किसी किले की मुंडेर तो इतनी बड़ी चौड़ी होती थी कि घोड़े चलते थे उस पर, कई किलोमीटर लंबी होती थी। तो आप मुंडेर उसे कहेंगे। अपने मकान के छत के ऊपर जो दीवार है, इसको मुंडेर नहीं कह सकते आप। तो देखो, पहला आया मैं, फिर आया इसको घमंड है। घमंड है, घमंड तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रावण में घमंड था, टूट गया। घमंड तो किसी का नहीं रहता और अच्छी बात भी नहीं है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा था ऊपर मकान पर, छत पर, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। एक तिनका हुआ उड़ता हुआ आया हवा के साथ और इसके आँख में गिर जाता है। तो एक घटना घटती है, एक घटना है, एक घटना है। घटना क्या है कि आँख में तिनका गिर जाता है। जैसे इसको इस तरह से लो, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कोई घमंडी है, कोई बच्चा है, घमंडी है, बहुत घमंडी है, किसी को कुछ नहीं समझता। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसको पैसे का भी घमंड है। इस कविता में हमें अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंडेर पर खड़ा है, कोई सड़क पर नहीं खड़ा, कोई घर में नहीं है, मुंडेर पर खड़ा है। इसका मतलब इसको घमंड तो है ही, तो ये घमंड इसके पैसे का भी हो सकता है, क्योंकि ये मुंडेर पर खड़ा है। तो मान लो किसी को पैसे, बाइक है किसी के पास, बहुत महंगी बाइक है, पैसे वाला है, पिताजी ने ला के दी है, तब उसको घमंड है पैसे का भी और बाइक का भी। वो जिग जैग चलाता है, लोगों को परेशान करता है, उसमें स्पीड देता है, स्टंट करता है, इससे बाकी लोग परेशान होते हैं और उसको लगता है देखो मुझे बहुत अच्छे से बाइक चलानी आती है और मैं सुपर हीरो हूँ। अब इतने में क्या होता है, मान लो जैसे इसकी आँख में तिनका गिरा था, उस बच्चे की बाइक फिसल जाती है। तो एक घटना घटती है, जैसे आँख में तिनका गिरा वैसे उसकी बाइक फिसल गई। तो इस घटना से क्या मोड़ आता है ज़िंदगी में, देखते हैं आगे, आओ। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, बेचैन हो गया एक तिनका गिरने से। बाइक गिरना तो बड़ी बात है। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख लाल हो गई, दर्द होने लगा, मानो बाइक से गिरा हो, उसके जोर से चोट लग गई और दर्द हो रहा हो जोरदार। आंखें जैसे लाल हो रही थी वैसे इसके खून बहने लग गया हो बहुत सारा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े का रोल बना के और कपड़े से मूठ देने लग गए, यानी आँख को सहलाने लग गए। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बचाने के लिए उसके पट्टी वट्टी कर दे, बांध दे और उसको बैठा कर दे और उसके हवा करने लगे। सेम वही सिचुएशन है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब से पहले क्या थी ऐंठ? शेर थी। अब ऐंठ क्या है? अब ऐंठ क्या बन गई है? ऐंठ बेचारी हो गई है। इसके पास कोई उपाय नहीं है, उसको बोलते बेचारा। बे यानी बिना, और चारा यानी उपाय। बोलते हैं ना उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ये उर्दू का वर्ड है, अपने गाय भैंस का खाने का चारा नहीं, चारा यानी उपाय, बेचारा। और इसका उल्टा होता है चारागर, यानी उपाय बताने वाला। चारागर बोलते हैं
उपाय सुझाने वाला, बेचारा यानी बिना उपाय के। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। एक और बात, ये देखो आप, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखो आप, दबे पांव भगी, ये मुहावरा है, ये मुहावरा है। क्या है अर्थ इसका? क्या है अर्थ इसका? दबे पांव भागना। इसका अर्थ है दबे पांव भागना, यानी चुपचाप निकल जाना। दबे पांव भागना यानी चुपचाप निकल जाना। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, यानी चुपचाप निकल गई, भाग गई, चली गई। आगे देखते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ पे कट गई है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। क्या है संदेश? यही है संदेश। एक तिनका बहुत है इंसान के लिए, इंसान को उसकी औकात बताने के लिए। इंसान बहुत सोचता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन एक तिनका ही बहुत है उसके लिए, जो उसको सच्चाई से रूबरू कराए, जो उसको हकीकत दिखाए। जिस तरह से इसकी सारी ऐंठ एक तिनके से, एक तिनके का मतलब यहाँ पे एक झटका भी है, एक झटका ज़िंदगी में, एक सदमा ही बहुत है। एक दुख, कोई एक परेशानी, यही इंसान को हकीकत बता देती है। तो एक तिनका ही बहुत है इंसान को हकीकत बताने के लिए, उसको सुधारने के लिए। तो ऐंठ और घमंड नहीं रखना चाहिए, ये इसमें उपदेश दिया गया है कविता में। कविता का सारांश यही है कि इंसान को कभी ऐंठ या घमंड रख के दूसरे को परेशान भी नहीं करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। क्या है कविता का संदेश? विनम्रता का, विनम्रता रहना चाहिए। और विद्या से विनम्रता आती है, विद्या ददाति विनमय, यानी विद्या से विनम्रता आती है। अच्छी चीज़ है विनम्रता। कविता यहीं समाप्त होती है। कल इसके सवाल जवाब करेंगे और इसकी विशेष टिप्पणियाँ लिखेंगे। धन्यवाद।